गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने इससे पहले राजेंद्र बाबू की जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था। अब मैं इस पाठ का सार समझाने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जैसे कि राजेंद्र बाबू नाम से ही पता चलता है कि ये जो है एक ऐसा संस्मरण है जो अविस्मरणीय है। ठीक है। ये हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनके बारे में लिखा गया है। अब इस पाठ में कुछ न कुछ तो ऐसा महत्वपूर्ण होगा जो कि ये हमें पढ़ने के लिए आ गया है ना। क्योंकि बिना विशेषता वाला कोई भी चीज पढ़ने के लिए नहीं आ सकती है। कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिसके कारण व्यक्ति को वह सब पठन में शामिल कर दिया जाता है लेसन के रूप में। ओके। तो इसमें यह बताया गया है कि एक इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति इतना सहज हो सकता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। उनकी वेशभूषा इतनी सादगी, उनमें देहातीपन की झलक, लेकिन प्रतिभा और तेजस्वीता अद्वितीय है। स्वभाव में इतनी कोमलता है, गंभीर संवेदनशीलता है, ये हर एक व्यक्ति में संभव नहीं है। इसीलिए ये अविस्मरणीय जो व्यक्ति है उसको हम आगे समझेंगे सार के माध्यम से। ठीक है। अब क्या कहती है श्रीमती महादेवी वर्मा। ये एक हृदय स्पर्शी संस्मरण है। इसमें लेखिका ने राजेंद्र बाबू के जो व्यक्तित्व के प्रेरणादायी स्वरूप है उन पर प्रकाश डाला है। लेखिका के अनुसार उसने एक गद्यात्मक वातावरण में जब राजेंद्र बाबू को पहली बार देखा तो उनमें अकथनीय भावात्मक क्षणों के अनेक रूप झलकते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय वह प्रयाग में बीए की छात्रा थी। शीतकाल में उसने अपने घर जब भागलपुर जाते समय अपने भाई से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो कहाँ कर रही थी? पटना रेलवे स्टेशन पर। तब उन्होंने राजेंद्र बाबू को देखा। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज होते हुए भी बड़ा असहज था। उनकी वेशभूषा बिल्कुल देहाती थी। उन्हें देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। उनकी मुखाकृति को देखकर लगता था मानो उन्हें कहीं देखा है। उनके शरीर के सारे गठन में एक साधारण भारतीय की आकृति की झलक थी। इसी प्रकार उनकी प्रतिभा, बुद्धि, स्वभाव और सहज रहन सहन बड़ा सहज था। कुल मिलाकर वे भारतीय होने का एक प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अस्त व्यवस्था जवाहरलाल जी की अस्त व्यवस्था से अलग थी। जवाहरलाल जी की अस्त व्यवस्था भी व्यवस्था से निर्मित होती थी, तो राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यवस्था का पर्याय थी। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था को ठीक करने में उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने वर्षों तक राजेंद्र बाबू के पुराने कपड़े से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। इस प्रकार के गुरु शिष्य या स्वामी सेवक आज सचमुच में दुर्लभ हैं। लेखिका आगे क्या कहना चाहती है? लेखिका कहती है कि राजेंद्र बाबू के संपर्क में आने का सुअवसर उन्हें कब मिला? 1937 में। उस समय वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। उन्होंने उसे बताया है कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है। यदि वह उन्हें अपने छात्रावास में रखकर विद्यापीठ की परीक्षाएं दिलवा सकें तो वे कुछ शिक्षित हो सकेंगी। इसे सहर्ष स्वीकार कर
उसने उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। उसी समय उसे राजन बाबू की धर्म पत्नी से भी परिचय हुआ उनका। ठीक है, वह सचमुच में धरती की पुत्री थी, एक सरल, क्षमामयी, ममतामयी, साध्वी और उदार। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार वह घंटों सिर नीचा करके एक आसन में बैठी रहती थी। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी झुक गई थी कि वह युवती होने पर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर भी उन्हें कोई अहंकार नहीं था, सबके प्रति उनकी आत्मीयता थी। संगम में वह स्नान ध्यान करके बड़ी श्रद्धा से अधिक दूध फूल संगम को भेंट कर देती थी। पंडों को वह यथोचित दान दक्षिणा दिया करती थी। लेखिका का पुनः कहना था कि बालिकाओं के प्रति राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ संयम और सादगी से रहें। इससे वे एक स्वयं सेविका की तरह सब कुछ कर लेती थी। जब वे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए तब उन्होंने लेखिका को लिखा था, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। उनकी धर्म पत्नी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे अंत तक भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार और परिजनों को खिलाने के बाद ही भोजन करती थी। मतलब सोचिए, इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी व्यक्ति अपने परिवार को सामान्य ढंग से ही रखता है। वह उनको वह सब सुविधाएं नहीं देना चाहता जिन सुविधाओं को लेकर व्यक्ति में घमंड आ जाता है। उन्होंने लेखिका को 1 दर्जन सिरके से बना सूप दिल्ली लाने का आदेश दिया। प्रयाग के प्रथम श्रेणी में डिब्बे में टंकर दिल्ली स्टेशन पर आए। आपने देखा होगा कि जो सूपा मतलब जो हम सूपा बोलते हैं, वह काय से प्रयाग के प्रथम डिब्बे से आए और फिर स्टेशन से काय में टंगे, गाड़ियों में टंगे, उन्हें कार में लादा गया। राष्ट्रपति भवन के द्वार पर जब उन्हें सलाम ठोकने वाले सिपाही ने उन्हें देखा तो वो हैरान हो गए कि इतने बड़े राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति जिसको लेने के लिए गाड़ियां गई हैं और गाड़ियों में क्या टंगा हुआ है, सूपा है ना। तो वो आश्चर्य से उसे देखकर हैरान हो गए। सचमुच में ऐसी अतिथि भेंट कोई अतिथि लेकर वहां पहुंचा नहीं था और ना ही कभी पहुंचेगा। लेखिका का अंत में कहना था कि राजेंद्र बाबू और उनकी धर्म पत्नी सप्ताह में 1 दिन उपवास करते थे। उनका कहना है कि राजेंद्र बाबू उनकी धर्म पत्नी जो हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कि भाई उपवास करते हैं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह की व्यंजन बनाकर खाते हैं। इसी तरह से भाई राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति हैं, कुछ बहुत ही अच्छी चीजें बनती होंगी इनके यहाँ, खूब अच्छी अच्छी चीजें खाते होंगे। लेकिन वो क्या देखती हैं, है ना, वो क्या देखती है, लेखिका देखती है कि शाम को वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है सामान्य आसन पर बैठ जाते हैं और क्या खाते हैं, उबले हुए आलू खाकर ही पारायण करते हैं। ये देखकर उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य भी हुआ और उन्हें अच्छा भी लगा कि एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति भी इतना सरल हो सकता है, इतना सहज हो सकता है, यह बहुत कल्पना के परे है। ठीक है, अब उन्हें स्वयं ने भी वही खाया और उन्हें किसको, इनको भी, महादेवी वर्मा को भी वही खाने के लिए बोला। ठीक है, तो अब उन्हें क्या किया, उन्हें भी वही खाकर अपना पारायण कर लिया। और उनको ऐसा खाते देखकर उनको आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई बच्चा संतोषजनक हंसी हंसता है वैसे ही वो सरल हंसी उनकी तरफ देखकर हंस दी है। तब लेखिका को ऐसा लगा, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें अब जो उन्होंने आगे सोचा लेखिका ने कि सच में इन्हें जीवन के मूल्यों की काफी फर्क है
और इसी परख के कारण इन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। उनके मन में सरलता है, स्वच्छता है, जिसके कारण उन्हें अजातशत्रु बना दिया। जिज्ञासा है ना। और अब ऐसा लगता है, अब ऐसी जिज्ञासा होती है लेखिका को कि वास्तव में क्या वो साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? अब तो ऐसे लोग नहीं हैं। अब तो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, अपने स्वार्थ में ही राजनीति में आते हैं और राजनीति में अपना भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं और अपनी दर पीढ़ी चलाने का प्रयास करते हैं। अब वो चीज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अब वो सांचा ही टूट गया जिसमें ऐसे व्यक्तित्व ढलते थे। ठीक है, ये तो आपका हो गया सार। अब इसके बाद ये जो आपकी क्वेश्चन आंसर है वह मैं PDF में बना कर दूंगी। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जो आप कर लेना। अब सरल है, विलोम शब्द है, उपसर्ग छांटना है, पर्यायवाची बताना है, ये तो आप लोग कर लेंगे, सरल है। ठीक है, ओके।